जियोमॉर्फोलॉजी के सिलेबस में यूपीएससी ने एक नया चैप्टर जोड़ा है, चैनल मॉर्फोलॉजी, और यह बहुत आज के समय में रिलेवेंट टॉपिक है। तो इसमें दो शब्द हैं, एक चैनल है, एक मॉर्फोलॉजी है। चैनल शब्द आम शब्द हो गया है जिसका प्रयोग लोग टेलीविज़न में चैनल बदलते रहते हैं, और चैनल मोबाइल में भी चेंज होता है। और चैनल का मतलब होता है कि वह रास्ता जिससे किसी चीज़ का प्रवाह हो। जैसे टीवी चैनल में ज्ञान का प्रवाह होता है, इसी तरह से चैनल ओशंस में भी चलती हैं, जिसमें कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक तंग रास्तों से जाता है, जिसे इंग्लिश चैनल। लेकिन हम लोग चैनल मॉर्फोलॉजी में चैनल को तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी माने मार्फ माने आकार, लॉजी माने विज्ञान। इस तरह से चैनल यदि कोई आकार फॉर्म बनाती है तो उसके वैज्ञानिक अध्ययन को लॉजी कहा जाता है, चैनल मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर चैनल का मतलब होता है कि एक नदी के स्रोत से और मुहाने तक की पूरी यात्रा। वैसे हम लोग वैली, रिवर, स्ट्रीम, चैनल की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चैनल का मतलब बहने वाला जल, फ्लोइंग वाटर। कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को कंसंट्रेट करना होगा, नदी के स्रोत से और मुहाने तक। तो क्या यह जल बहता ही है या धरती पर कुछ स्थल रूपों का विकास भी करता है? तो स्थल रूपों के विकास में हम लोग इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म विशेष रूप से पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग चैनल मॉर्फोलॉजी नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके कुछ नए आयाम हैं, नए डायमेंशंस हैं, जिनको हम देखते हैं। चैनल मॉर्फोलॉजी में 3 पार्ट, 3 सेगमेंट में हम सबको बांट देते हैं। एक है चैनल ज्योमेट्री। अगर चैनल बहेगी तो निश्चित रूप से वह कुछ आकार का विकास करेगी। वो नदी का आकार या रास्ता किसी भी तरह का हो सकता है, सीधा हो सकता है, सिनुअस हो सकता है। और यदि आप हिस्ट्री पढ़ें, ज्योमेट्री की हिस्ट्री, तो वह नील नदी से इजिप्ट से शुरू होती है, क्योंकि नील नदी ने अपना रास्ता इतना बदला कि वहाँ पर विभिन्न आकार के स्वरूप सामने आ गए, और वहीं से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स सबका विकास हुआ। तो यहाँ पर हम लोग चैनल ज्योमेट्री में ये देखेंगे कि स्रोत से मुहाने तक नदी कितने आकार बनाती है। दूसरा होगा चैनल फ्लूइड डायनेमिक्स। यदि चैनल में फ्लो नहीं है, जल नहीं है, लिक्विड नहीं है, तो वह न तो वेदरिंग करेगा और न तो इरोजन करेगा और न तो किसी स्वरूप का विकास कर पाएगा। इसलिए चैनल में हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, चैनल फ्लूइड डायनेमिक्स, माने चैनल के जल की गति की, जिसमें कि 2 चीज़ें होंगी, डिस्चार्ज और वेलोसिटी। हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, हाइड्रोलिक। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक ज्योमेट्री। हाइड्रोलिक माने जल गति की ज्यामिति। अगर जल में गति होगी तो निश्चित रूप से वह लंबवत, क्षैतिज, हेडवर्ड, माउथवर्ड इरोजन करके कुछ न कुछ आकार को जन्म देगी। इस तरह से 3 पहलू में हम लोग चैनल जियोमॉर्फोलॉजी को सीखते हैं, जिसमें हमारा पहला पहलू है चैनल ज्योमेट्री। चैनल ज्योमेट्री में हम लोग नदी की लंबाई पढ़ते हैं। नदी की लंबाई उसके स्रोत से और मुहाने तक मापी जाती है। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं, नदी की लंबाई 2 होती है। यदि स्रोत से और मुहाने तक रस्सी फैला दें बीचों बीच, तो उसकी यह रियल लेंथ हो जाएगी। क्यों रियल लेंथ? क्योंकि हो सकता है नदी में वाटरफॉल हो, कटरैक्ट हो, रैपिड हो, तो वहाँ पर नदी की लंबाई नापते समय लंबवत माप भी हो जाएगी, इसलिए वह लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। वह लंबाई माने नदी की वास्तविक लंबाई। लेकिन यदि इसका लैंडसेट इमेजरी ले लें या एरियल फोटोग्राफ ले लें या इसको हवाई चित्र ले लें, तब मानचित्र पर इसकी लंबाई मापेंगे
तो वह जाग्राफिकल लेंथ हो जाएगी जो कि रियल लेंथ से कम होगी। इस तरह से नदी की लंबाई हम लोग मापते हैं। और इसके बाद बेंड्स, नदी स्ट्रेट जा रही है या उसमें मोड़ है, इसका भी मापन किया जाता है। मोड़ है तो कितना मोड़ है, कितने डिग्री का मोड़ है, और उस मोड़ में जो मियांडर बन रहे हैं उनकी सिनुआसिटी इंडेक्स क्या है, अभी हम लोग उसको देखते हैं। और उस नदी का इफ्लुएंट नेचर है या इन्फ्लुएंट नेचर है, ये भी हम लोग इसी चैनल ज्योमेट्री में सीखते हैं। इफ्लुएंट ह्यूमिड रीजन में, जहाँ पर आर्द्र क्षेत्र होते हैं, पर्याप्त वर्षा होती है, वहाँ पर हम लोग उस रिवर को इफ्लुएंट कहते हैं और उसमें साल भर लगभग जल प्रवाहित होता है। चैनल साल भर रहती है। और जहाँ पर एरिड रीजन है, शुष्क प्रदेश है या सेमी एरिड रीजन भी है, वहाँ पर इन्फ्लुएंट रिवर्स होती हैं, केवल वर्षा काल में उसमें जल रहता है, शेष समय में सूखी रहती हैं। तो चैनल ज्योमेट्री के पहलू में हम लोग इतनी चीज़ें सीखेंगे। अब इसमें मापन कैसे किया जाएगा, ये है सपोज एक रिवर वैली है और रिवर वैली में वाटर भी होगा और इसमें चैनल भी बहेगी। तो रिवर वैली एक लैंडफॉर्म है जो कि जलीय प्रक्रम द्वारा अपर्दन से बनता। इसमें हम लोग अगर चैनल की विड्थ मापना चाहें और पानी इसमें ये फुल बैंक है, तो चैनल की विड्थ यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक फिगर और समझना होगा कि ये है वैली। इस वैली में कभी कभी पानी कम रहता है और इसको कहा जाता है अंडर बैंक, लेकिन बारिश में पानी की मात्रा पर्याप्त हो जाती है, फुल बैंक। लेकिन अगर वर्षा सामान्य से बहुत ज़्यादा हो गई तो यही हो जाता है ओवर बैंक। यहाँ पर हम ओवर बैंक से ही निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें फुल बैंक से भी चैनल की विड्थ निकाली जा सकती है। सपोज फुल बैंक यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, उस समय चैनल की विड्थ घटकर कम हो जाएगी और अंडर बैंक में चैनल की विड्थ घट करके बहुत कम हो जाएगी। और चैनल की डेप्थ जो होती है वो यहाँ पर मापी जाती है। मैक्सिमम डेप्थ चैनल की, यहाँ जो चैनल बेड है इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है सरिता का तल आधार, तो यहाँ से और टॉप तक मापी जाती है। तो इस तरह से चैनल डेप्थ हो जाती है। इसमें स्लोप भी मापा जाता है, ढाल, और ढाल नदी के किनारे के बैंक का ढाल ऐसे नापा जाता है। दो तरह का ढाल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, नदी के स्रोत से और मुहाने तक प्रति किलोमीटर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 मीटर ढाल, अर्थात नदी के स्रोत के पास ढाल अधिक होगा 5 मीटर, 6 मीटर किलोमीटर पर, लेकिन मुहाने के पास, जैसे गंगा में इलाहाबाद के पास 4 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, कहीं कहीं पर 2 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, जैसे ब्रह्मपुत्र में निचले भाग में। वो डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी या रिलीफ पर। ऊंचे भागों में ढाल ज़्यादा और निचले भागों में ढाल कम हो जाता है। और इसमें एक टर्म और है, वेटेड पेरीमीटर। इस नदी में एक परिधि ऐसी होती है जो वेटेड माने नम या गीली होती है। तो यदि जल यहाँ तक है अंडर बैंक, अर्थात कम पानी है, तो यहाँ तक की चट्टान या मिट्टी तो पूर्ण रूप से गीली रहेगी और इसके ऊपर कुछ दूर तक मिट्टी में रिसाव के द्वारा पानी चला जाएगा और जहाँ तक मिट्टी या चट्टान नम रहती है उसको वेटेड पेरीमीटर कहा जाता है। जैसे जैसे नदी की घाटी में जल का स्तर बढ़ेगा, वेटेड पेरीमीटर का क्षेत्रफल बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से ये रहा नदी की चैनल ज्योमेट्री, जो कि हम लोग इस तरह से माप रहे हैं। और इसमें 2 क्रॉस सेक्शन होते हैं, एक नदी के स्रोत से और मुहाने तक, जो कि लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल कहलाती है, अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका, और दूसरी होती है अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, जिसमें
नदी के एक किनारे से और नदी के दूसरे किनारे तक कोई जाए, पैदल जाए और इस तरह से वह जल में जाएगा, गहराई बढ़ती जाएगी और यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। तो आप बताइए, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में स्रोत से मुहाने तक की यात्रा की जाती है और ट्रांसवर्स में नदी के एक बैंक से दूसरे बैंक तक की जाती है। तो जब तुलसीदास को 12 बजे रात में अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा हुई तो आप बताइए वो किस नदी के किस काट के सहारे गए थे? वो गंगा नदी को पार किए थे या यमुना? ये तो साहित्य ही बताएगा, लेकिन भूगोल पूछ रहा है कि वो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका या अनुदैर्ध्य रूप से यमुना को पार किए थे या अनुप्रस्थ रूप से। इसी तरह से दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और राजा वसुदेव उनको वहाँ से हटाने के लिए किस नदी को पार किए थे? यमुना, गंगा या मिसिसिपी, मिसौरी? तो उत्तर आपको पक्का होगा। तो इस तरह से यमुना नदी को पार करते समय उन्होंने अनुदैर्ध्य ढंग से यमुना को पार किया या अनुप्रस्थ? तो अनुप्रस्थ ढंग से पार किए। लेकिन उसमें हुआ क्या परिणाम कि जब वो इसमें चलने लगे तो यमुना का जल लगातार ऊपर उठने लगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श करना चाह रहा था और इससे संकट आ गया वसुदेव के ऊपर। लेकिन स्पर्श करते ही यमुना नदी घटकर नीचे चली गई और राजा वसुदेव पार कर गए। कैसे पार किए? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स रूप से। इस तरह से नदी में ये टर्म्स हैं जिनको आप देखते रहिएगा। और स्लोप को ही ग्रेडियंट भी कहा जाता है, चैनल ग्रेडियंट। इसमें एक टर्म है थालवेज, वैली थालवेज। वैली थालवेज का मतलब हुआ कि किसी नदी में बरसात के समय तो जल भर कर प्रवाहित होगा, लेकिन जब ऑफ सीजन होगा, ग्रीष्मकाल होगा, तब नदी का पूरा बेड जल से युक्त नहीं होगा, बल्कि नदी की धारा जो कगार हैं, जहाँ ब्लफ बन रहा है, जो मियांडर के खड़े कगार हैं, उधर मुड़ जाएगी। इस तरह से नदी की धारा जब उधर मुड़ जाएगी तो आपको एक मछली बनकर उस नदी में मुहाने से स्रोत तक यात्रा करना होगा। तो मछली कभी भी शॉर्टकट, यहाँ जहाँ बालू जमा है इधर से शॉर्टकट कभी नहीं जाएगी, संकट आ जाएगा उसके ऊपर। मछली हमेशा सबसे गहरे पॉइंट से होकर ही जाएगी। बस मछली की यही यात्रा वैली थालवेज कहलाती है। वैली थालवेज माने वैली के सबसे गहरे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जिसमें वर्ष भर जल रहता है, उसको वैली थालवेज कहा जाता है। अब वैली थालवेज हम लोग इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में, पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में सीखेंगे, क्योंकि नदियों का वैली थालवेज बदलता रहता है। नदियाँ भी इंसानों की तरह करवट लेती हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय योगदान देती हैं। वैली थालवेज का एक हल्का सा उदाहरण यदि आप समझना चाहें तो ये है रिवर हरियाभंगा। हरियाभंगा नदी मैप पर आज सूर्यास्त के पहले आप ढूंढ लीजिएगा। यह बॉर्डर बनाती है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, या कह लीजिए बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में। और इसी नदी के, जहाँ इस नदी का डेल्टा है, इस नदी के मुहाने के ठीक सामने एक न्यू मूर आइलैंड है। न्यू मूर आइलैंड पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे भी जाएंगे, क्योंकि न्यू मूर आइलैंड भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवादित द्वीप है। यद्यपि उस पर भारत का अधिकार है, लेकिन पड़ोसी को विवाद उठाने में क्या लागत लग रही है। लेकिन इसकी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी और चैनल जियोमेट्री थोड़ा सा समझ लें, चैनल मॉर्फोलॉजी समझ लें। इसमें जब लैंडसाइड इमेजरी से सर्वे किया गया तो इसका वैली थालवेज थोड़ा सा पूरब की तरफ है, वैली थालवेज।
किसी नदी के सबसे गहरे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। और जब पूरब निकला तो उसी के ठीक सीधे में न्यूमूर आइलैंड है। तो भारत ने कहा कि हरिया भंगा ने मेरे वतन की मिट्टी से इसको बनाया है, इसलिए वह मेरा है। और इसके आधार पर भारत ने उस पर अपना नौसैनिक अड्डा एक बना लिया। अब दिनों दिन हरिया भंगा नदी बांग्लादेश की तरफ खिसकती जा रही है। बताइए भारत की किस्मत कितना बुलंद है और भारत का भूगोल कितना मजबूत है। तो कुल मिला के हरिया भंगा नदी का वैली थालवेज हमको, भारत को जमीन देता रहेगा। किसकी? बांग्लादेश की। उसकी काट कर हमको दे देगा। क्यों? क्योंकि वैली थालवेज उत्तरोत्तर पूरब ही जाएगा, पश्चिम आने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों ऐसा है, इस पर ज़रा सा विचार करिए। तो विचार करने में आपको जियोमॉर्फोलॉजी का राजा प्लेट टेक्टोनिक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक में आपने सीखा होगा कि गंगा नदी एक बहुत बड़े भूसन्नति का निर्माण करती है और गंगा नदी के मुहाने के पास यहाँ की धरती धंसती जा रही है, जिसके बहुत प्रमाण हैं। हम लोग सीखेंगे ढाका, कोलकाता सब धंस रहे हैं। तो इसके धंसने के कारण कोई नदी निश्चित रूप से उधर ढाल पाएगी तो घुसेगी। चलिए, भारत अच्छा कर रहा है, भारत की किस्मत अच्छी है जो कि हरिया भंगा नदी यहाँ ये काम कर रही है, वैली थालवेज पूरब बढ़ा रही है। इसी तरह से एक बहुत ही राजनीतिक मुद्दा यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक है। सर क्रीक भी उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम है, जिसमें कि जल प्रवाहित होता है। और सर क्रीक में भी वैली थालवेज है, वैसे ही जैसे कि यहाँ पर वैली थालवेज है। वैली थालवेज वैली में नहीं होता है बल्कि इंसानों में भी होता है। इंसान में सबसे गहरे ज्ञान और गहरे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही थालवेज कहा जाता है। हर व्यक्ति के पास कुछ गहरे ज्ञान होते हैं, कुछ हल्के मौज मस्ती लेने के लिए। इस तरह से इसका भी वैली थालवेज पाकिस्तान की तरफ खिसकता जा रहा है और पाकिस्तान की भूमि भारत में आती जा रही है। पाकिस्तान बहुत चिल्लाता है कि आपकी नदी ये सर क्रीक पश्चिम खिसक रही है। भारत कहता है रोक लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। वो कर रही है और पाकिस्तान कहता है मेरी ज़मीन काट के आपको दे रही है। तो भारत कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो प्रकृति है। तो आप बताइए क्यों सर क्रीक का वैली थालवेज पश्चिम जा रहा है। इसके लिए आपको फिर उन्हीं बादशाह प्लेट टेक्टोनिक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और तब बादशाह कहेंगे कि मैं ऊँट की तरह उठ रहा हूँ। ऊँट बहुत हाइट का होता है और जब ऊँट उठता है तो उसके ऊपर खुर्दी में लदी हुई खाद दोनों तरफ लचकती है। तो ये है भारत का ऊँट, यहाँ से उठ रहा है, अर्थात ये वेस्ट घाट माउंटेन और उसका उत्तर की तरफ विस्तार अरावली के सहारे प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, यह उठ रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि यहाँ लचक रहा है और यहाँ लचक रहा है। लचक रहा है तो नदियाँ निश्चित रूप से उस तरफ अपनी घाटी को खिसका देंगी तो पड़ोसी अनावश्यक रूप से हैरान हो जाते हैं। अगर भारत का साथ प्रकृति ही दे रही है तो उनको निश्चिंत होकर बैठे रहना चाहिए। इस तरह से ये रहा किसी नदी के स्रोत से और मुहाने तक ये चैनल ज्योमेट्री। अब हम लोग देखते हैं कि चैनल डिस्चार्ज क्या होता है और चैनल वेलोसिटी क्या होती है। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि किसी नदी में प्रति मिनट या प्रति सेकंड कितना क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट पानी का फ्लो हो रहा है, जिसके लिए हमको इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है। वॉल्यूम का मतलब हुआ इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दें। तो विड्थ तो यहाँ से यहाँ ठीक ही है, डेप्थ कहाँ से निकालेंगे। डेप्थ का मतलब ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट निकाल लेंगे और दो जो सैलो पॉइंट है उनको निकाल लेंगे और फिर तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। तो कोई कह सकता है बेईमानी हो गई। बेईमानी हो गई तो आप ईमानदारी कर दीजिए। आप यहाँ पर 10 जगह की गहराई निकाल लीजिए और सबको जोड़ के 10 से भाग दे दीजिएगा तो मीन डेप्थ निकल आएगी।
मीन डेप्थ निकल आएगी तो उसको विड्थ से गुणा कर देंगे, परिणाम का होगा वॉल्यूम निकल आएगा 1 क्यूबिक मीटर। तो इस तरह से यह वॉल्यूम क्यूमिक या क्यूसेक में निकाला जाता है, 1000 में आता है। और फिर उसके आधार पर हम लोग उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, गति निकालने के लिए नदी के तेज धारा में हम एक थर्मोकोल का कागज, थर्मोकोल का पीस या कॉक रख देते हैं और बैंक पर निशान लगा के निकाल लेते हैं कि 1 मिनट या 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय की है। और यह हो सकता है बेइंसाफ़ी हो जाए, क्योंकि नदी की धारा बीच में ज़्यादा तेज होती है, किनारों पर कम तेज होती है। इसलिए फिर 3-4 जगह उस पीस को रख करके और उसकी स्पीड निकालकर फिर सबका एवरेज निकाल लेते हैं, इससे निकल आती है वेलोसिटी। और इस तरह से वेलोसिटी और डिस्चार्ज निकाला जाता है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, हर नदियों में। बरसात के समय में यह डिस्चार्ज रेशियो या रेट निकाला जाता है, जिसके अनुसार फ्लड, बाढ़ और फ्लड कंट्रोल के बारे में कुछ कदम उठाए जाते हैं और विशेष रूप से नदियों में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाती है। हम लोग चैनल मॉर्फोलॉजी सीख रहे थे और उसके पहले पार्ट चैनल ज्योमेट्री और दूसरे पार्ट फ्लूइड डायनेमिक्स को सीखा। अब आइए हम लोग उसका तीसरा पार्ट हाइड्रोलिक ज्योमेट्री सीखते हैं। हाइड्रोलिक माने जल गति कर रहा है और उस गति के कारण क्या ज्योमेट्रिकल शेप बनता है और चैनल मॉर्फोलॉजी के ज्योमेट्री या ज्यामिति में क्या क्या परिवर्तन होता है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। और हाइड्रोलिक ज्योमेट्री को कई कैटेगरी में बांटा जाता है, विशेष रूप से 4, जिसमें एक चैनल टाइप का हम लोग अध्ययन करते हैं और दूसरा चैनल बेड टोपोग्राफी। चैनल टाइप में हम लोग उसके टाइप को देखते हैं, फिर वह चैनल जिस तल पर बहती है उसको चैनल बेड मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। फिर चैनल कुछ पैटर्न्स या प्रतिरूपों का विकास करती है और इस तरह से लास्ट में हम लोग सेडिमेंट लोड, क्योंकि चैनल ऊपरी भागों से अवसाद को लेकर निचले भागों में निक्षेपित करती है, उसको सीखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चैनल टाइप कितने तरह का होता है। यदि आप नदी के स्रोत से और मुहाने तक जाएं पैदल, नदी की घाटी में, तलहटी में, यदि नदी सूखी है तो आपको 2 तरह की चैनल मिलेंगी। एक बेड रॉक या इरोजनल चैनल, यह पर्वतीय भागों के तीव्र ढलानों पर होगी, जहां पर नदी का आधार तल अपरदन से बना होगा और वहां पर बेड रॉक माने मौलिक या आधारभूत चट्टानें नजर आएंगी। वहां किसी तरह का निक्षेप नहीं मिलेगा। हो सकता है कि पर्वत के समाप्त होते होते बड़े बड़े बोल्डर तलहटी में, पर्वत की तलहटी में भाभर के रूप में मिलें, लेकिन उसके ऊपर की घाटी में कोई निक्षेप नहीं मिलेगा और उसको बेड रॉक चैनल या इरोजनल चैनल कहा जाता है। लेकिन हम निचले भाग में नदी के जब आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर अलूवियल चैनल मिलता है और उसमें पैदल चलेंगे ग्रीष्म काल में तो लगता है कि आप वर्ल्ड के किसी डेजर्ट या थार के डेजर्ट में चल रहे हैं, आपका पैर बालू में धंसता है और उसको कहा जाता है अलूवियल चैनल। वह अलूवियल निक्षेप का है, एओलियन का नहीं है, इसलिए उसको अलूवियल चैनल कहते हैं। और इसी तरह से स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के आधार पर भी चैनल बेड को डिफाइन किया जाता है। तो चैनल बेड में आप एक स्टेबल चैनल होती है, एक अनस्टेबल चैनल होती है। स्टेबल चैनल माने जिसमें साल भर लगातार पानी प्रवाहित होता हो और उसकी चट्टानें हमेशा नम रहती हैं। अनस्टेबल चैनल का मतलब हुआ कि उसमें साल भर पानी नहीं रहता है। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो वह वर्षा पूरित है, हिमनद पूरित नहीं है, लेकिन दूसरा कारण हो सकता है कि उस नदी की चैनल ने मियांडरिंग के कारण अपना रास्ता बदल दिया हो। अब आइए हम लोग देखते हैं
चैनल बेड टोपोग्राफी। चैनल या नदी की बेड में कुछ स्थल रूप होते हैं जिनको हम लोगों ने इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सीखा है। आइए एक बार वो रिपीट कर लेते हैं। रिफिल एंड पूल। जैसे नदी अपने ओल्ड स्टेज में समुद्र से मिलने को है तो यहाँ पर लंबे लंबे निक्षेप होते हैं बालू के, जिसको कि रिफिल कहा जाता है, और इन रिफिल के बीच में जल प्रवाहित होता है जिसको हम लोग पूल कहते हैं। इस तरह से रिफिल और पूल वर्ल्ड की सभी नदियों में डेल्टाई भागों में या उसके थोड़ा पहले बाढ़कृत मैदानों में मिलती हैं। अगला होता है सैंड बार। सैंड बार माने बालू का निक्षेप बैंक के सहारे। जैसे नदी आ रही है, ढाल कम हो गया, सीडिमेंट लोड ज़्यादा हो गया तो वह अवसाद नदी अपने किनारों पर जमा कर देती है। प्रश्न उठता है क्यों बीच में नहीं जमा करती है? उत्तर आसान है। बीच में उसकी वेलोसिटी तेज होती है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी भार या अवसाद भार वहन क्षमता अधिक होती है। किनारे वेलोसिटी या स्पीड कम होती है, क्षमता कम होती है, इसलिए यहाँ पर सैंड बार डिपॉजिट हो जाते हैं। और अगला हमारा होता है सैंड आइलैंड। कभी कभी मियांडर्स के पास या बीच में भी कुछ बैरियर के कारण बालू जमा हो जाता है और इसको सैंड आइलैंड कहते हैं। और यहाँ पर जैसे ग्रीष्मकाल में कोई वनस्पति उगाई और ग्रीष्मकाल के ठीक बाद जब बरसात में नदियों में पानी प्रवाहित होता है तो कोई बहता हुआ सामान इसमें आके वृक्ष में फंस गया, उसी के सहारे बालू जमा हो गई, यह सैंड ड्यून जैसा हो जाता है तो इसको सैंड आइलैंड कहते हैं। कभी कभी इतना ऊंचा हो जाता है कि यह बाढ़ के समय में भी दिखता रहता है। और अगला होता है सैंड आइलैंड के बाद फिर शोल्स। शोल्स क्या होते हैं? ये भी तट के सहारे ही निक्षिप्त होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे कम होते हैं। एक तरह से सैंड बार का ही ये दूसरा रूप है शोल, बालू का उथला निक्षेप जलीय प्रक्रम द्वारा। अगला होता है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स बालू का स्तूप होते हैं और ये बालू का स्तूप सच पूछिए तो आपके जैसे बालू के स्तूप बनाए जाते हैं वायुड़ प्रक्रम द्वारा, इसी तरह से ये जमा किए जाते हैं जलीय प्रक्रम द्वारा, लेकिन ये गोले गोले टीले जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इस तरह से चैनल बेड टोपोग्राफी का विकास होता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि चैनल बेड टोपोग्राफी सरिता नितल स्थलाकृति में हम लोग केवल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की ही बात किए, जबकि इरोजनल लैंडफॉर्म भी बनते हैं, जैसे वाटरफॉल, कटरैक्ट, रैपिड, आइसेप वैली। उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसको हम लोग इधर इरोजनल चैनल में पढ़े थे और वहाँ से इरोजन हो रहा है और लैंडफॉर्म का जो डिपोजिशनल डेवलपमेंट है इसी में है, इसलिए यह परमानेंट होता है और यह चैनल बेड टोपोग्राफी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं चैनल पैटर्न। सरिता स्रोत से और मुहाने तक प्रवाहित होती है तो यह बाढ़ के समय में तो कोई प्रतिरूप न बनाएगी और बनाएगी भी तो हमको दिखेगा नहीं, वह जलमग्न रहेगा। लेकिन बाढ़ जब ख़त्म होगी तो इसमें कुछ पैटर्न दिखेंगे, जैसे स्ट्रेट पैटर्न। स्ट्रेट या इसको ब्रेडेड गुम्फित कहा जाता है। स्ट्रेट माने जहाँ पर नदी सीधे बह रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि मुख्य नदी की एक धारा दूसरे रास्ते से गई, दूसरी धारा दूसरे रास्ते से गई, आगे फिर मिल गई। इस तरह से मिलन और बिछुड़न का एक प्रतिरूप बन जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बीच में डिपॉजिट्स हो जाते हैं और इसी को स्ट्रेट लाइन पैटर्न कहा जाता है या ब्रेडेड कहा जाता है। उदाहरण ब्रह्मपुत्र नदी में है और गंगा नदी भी इस प्रकार के उदाहरण से भरी है, लेकिन निचले भाग में इलाहाबाद से डाउन स्ट्रीम। दूसरा होता है कर्व्ड या मियांडरिंग पैटर्न, जिसमें आप पूरे नदी के मियांडर्स को देखते हैं, अर्थात नदी सीधे मार्ग का अनुसरण न करके कम ढाल
और अधिक जल की मात्रा और अवसाद भार के कारण नदी मियांडर या विसर्प का अनुसरण करती है, जिसको कर्व मार्ग कहा जाता है या इसको मियांडरिंग कहा जाता है, जिसे मियांडर का एक रूप ये है। और इसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि सेडिमेंट लोड नदियों में कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक सेडिमेंट वो होता है जो जल के साथ बहता रहता है, दूसरा सेडिमेंट वो होता है जो नदी की तलहटी में रहता है, लेकिन जल के फोर्स या प्रवाह के कारण वह आगे लुढ़कता जाता है। तो इसलिए एक सेडिमेंट है सस्पेंडेड लोड, जो जल में मिलकर आगे बढ़ता रहता है। दूसरा होता है बेड मटेरियल लोड, जो नदी की तलहटी पर रहता है, लेकिन जल गति के कारण वह आगे की तरफ लुढ़कता जाता है। आप ये बताइए कि जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले है, तो क्ले सबसे बारीक होता है और जल में मिला रहता है, क्योंकि गंगा में स्नान के बाद जलपान करने वालों के एक घूंट गंगा जल के साथ हजारों की संख्या में क्ले उनके पेट में चले जाते हैं। और सैंड का कण बड़ा होता है, जिससे कि आदमी अपना घर का छत डालता है। तो आप बताइए क्ले इस सस्पेंडेड लोड में होगा या बेड मटेरियल लोड में होगा? निश्चित रूप से क्ले या चिकनी मिट्टी सस्पेंडेड में होगा, और जो आपका सैंड होगा वह बेड मटेरियल लोड में होगा। इस तरह से ये लोड 2 टाइप का होता है। और हम लोग इस मियांडर में एक चीज़ और देख रहे हैं कि इसको मियांडर लेंथ कहा जाता है। मियांडर लेंथ यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ से यहाँ तक को मियांडर मैग्नीट्यूड कहा जाता है, जिसको आइए हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर एक नदी है जो कि यहाँ से इस तरह से मियांडरिंग पाथ को अपनाती हुई आगे बढ़ रही है। तो यदि नदी यहाँ पर पश्चिम से पूरब बहकर यहाँ गिर रही है, तो आप बताइए कि इस नदी का नाम क्या होगा? यदि उत्तर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और दक्षिण में मैक्सिको देश है, तो इस नदी का नाम क्या होगा? इसका मतलब हुआ, जब कभी आप मैप देखिए तो ध्यान से देखिए कि नदी के एक साइड में कौन देश है, दूसरी साइड में कौन देश है। क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर ये यूएसए है और साउथ में मैक्सिको है, तो कौन सी नदी है ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन अगर प्रीलिम में ऐसा पूछा गया, आप नहीं बता पाए और उत्तर दिए कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, एटलस देखा ही नहीं है, तो यूपीएससी भी कह देगा जाओ 4 चांस दे रहे हैं, देख के आओ। तो क्यों बिना देखे जा रहे हैं? और अगर देखे हैं तो आप बताइए कि अगर इधर रसा लिखा हुआ है और इधर चाइना लिखा हुआ है, तो इस नदी का नाम बूझिए आप, कौन नदी होगी? आमूर। तो इस तरह से आप इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो कि ज्योग्राफी के पजिल हैं, लेकिन इनको उसी तरह से अनवरत देखते रहने की और मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, जिस तरह से एक योगी लगातार भगवान का ध्यान अपने दिमाग में रखता है। तो विद्या माँ सरस्वती एक तरह से देवी हैं, और इन सूचनाओं को अपने ध्यान में रखते हैं आप, तो आप योगी हैं। आइए हम लोग दर्शन पर न जाकर देखते हैं कि नदी यहाँ पर एक मियांडर बना रही है, और इस मियांडर में 2 डॉटेड लाइन है। एक है थालवेज लाइन। थालवेज लाइन माने ये रेड कलर की। थालवेज की डिफिनीशन हम लोग सीखे थे कि किसी नदी में जब जल की कमी हो, तो किसी मछली को इसमें यात्रा करना हो, तो मछली क्या सूखे पॉइंट बार डिपॉजिट से चढ़ कर जाएगी या वो जल से ही होके जाएगी? और जल में भी जहाँ जहाँ सबसे गहरा बिंदु होगा उसी से होके जाएगी। इसलिए वैली थालवेज किसी नदी की घाटी में सबसे गहरे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये दूसरी डॉटेड लाइन जो इस कलर की है, यह है आपकी नेचुरल बाउंड्री या पॉलिटिकल बाउंड्री। क्योंकि जैसे नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ मैक्सिको है, मैक्सिको का बैंक यहाँ है, यूएसए का बैंक यहाँ है। इसकी भैंस आई उतर के पानी पिएगी, इसकी भैंस आई उतर के पानी पिएगी, और दोनों यहीं बीच तक आएंगी।
इसका मतलब जो नेचुरल बाउंड्री है दो बैंक के बीच की होती है, और यही इंटरनेशनल बाउंड्री उसी नेचर के आधार पर इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती है। और दोनों देश माने नॉर्थ में यूएसए, साउथ में मैक्सिको इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इस लाइन से इधर इनका क्षेत्र है, इस लाइन से इधर यूएसए का क्षेत्र है। लेकिन जब समझौता होकर दोनों लोग आकर घर में रसगुल्ला पकौड़ा खा रहे होते हैं, तब नदी रातों रात अपना निर्णय लेती है, कहती है इन दोनों मित्रों को आइए थोड़ा सा लड़ाया जाए। प्रकृति भी शांति से रहती है, शांति से रहने देना चाहती है और लड़ने वालों को लड़ाती भी है। नदी ने क्या किया कि नदी ने अपना रास्ता सीधा कर लिया, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। नदियाँ अपना मियांडर सीधा कर लेती हैं। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर एक जगह रियो रिको है, ये पहले यूएसए का था, क्योंकि नदी इस तरह से इस रास्ते से बह रही थी ऐसे, और यह था नदी के नॉर्थ में। नदी के नॉर्थ माने यूएसए का था, यूएसए माने टेक्सास का था। यहाँ एक शहर भी है, विलेज भी है। जैसे ही निर्णय हुआ वैसे ही नदी ने अपना रास्ता इधर से कर लिया। तो आप बताइए किसकी ज़मीन किसके पास गई? ये पहले यूएसए का था और यह नदी के उत्तर था, नदी यहाँ थी। अब नदी ने जब अपना मियांडर चेंज कर लिया, अंडर कटिंग कर लिया, मियांडर को रिसरेक्ट कर दिया, तो यह किसके पास चला आया? मैक्सिको के पास। किसका था? यूएसए का था। तब यूएसए ने मैक्सिको से आपत्ति किया कि यह मेरी ज़मीन है। तो इसके बाद दोनों के बीच कोर्ट में मुकदमा पेश हो गया। अब मुकदमा जब पेश हो गया तो जज साहब ने पुरानी नदी का मार्ग निकलवाया। तो पुराने भी चित्र थे, नए भी थे। और जब यह पता लगा कि नदी ने रातों रात अपना रास्ता चेंज करके ऐसा एक राजनीतिक अखाड़ा शुरू कर दिया, तो कोर्ट ने इसको यूएसए के हवाले करके और दोनों में कंप्रोमाइज करा दिया। लेकिन कितना कराएंगे? एक मियांडर तो है नहीं, रियो ग्रांडे नदी में बहुत मियांडर है और इसीलिए यह नदी अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है। और यह क्यों उत्तर या उत्तर पूरब की तरफ बढ़ रही है, इसको आप आज ही मानचित्र पर देखिएगा, क्योंकि वहाँ मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको खाड़ी में मिसिसिपी, मिसौरी नदियाँ गिरती हैं। और इस पृथ्वी पर दो बहुत बड़ी बड़ी भूषण नदियाँ हैं। पहली तो अपनी है, गंगा की भूषण नदी, जो बांग्लादेश के ठीक सीध में बंगाल की खाड़ी में है। वहाँ पर अवतलन, सेडिमेंटेशन और अवतलन बहुत तेज़ी से हो रहा है। और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भूषण नदी है मिसिसिपी, मिसौरी या मैक्सिको खाड़ी भूषण नदी। वहाँ भी धरती धंस रही है अवसाद भार के कारण। परिणाम क्या हो रहा है? रियो ग्रांडे नदी भी उत्तर पूरब ढाल बढ़ने के कारण अपना रास्ता खिसकाती जा रही है। और इससे खतरा यूएसए को है कि यूएसए की ज़मीन मैक्सिको में चली आएगी, जैसा कि रियो रिको वाले उदाहरण में आपने देखा। इसलिए यूएसए विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति, सुपर पावर की ज़मीन ही कटती जा रही है। कौन काट रहा है? रियो ग्रांडे नदी। इसलिए वह अपनी चिंता से निजात पाने के लिए इस नदी के सहारे एक या नदी के बीचों बीच एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाने को सोच रहा है, क्योंकि नदी के ठीक बीचों बीच यदि परमानेंट बाउंड्री हो जाएगी तो नदी किधर भी काटेगी उसका विवाद उस परमानेंट बाउंड्री से ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा करती हैं और मानव उसमें उलझ जाता है। ये रहा चैनल जियोमॉर्फोलॉजी के 3 सेगमेंट, और इनको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और चैनल ज्योमेट्री, फ्लूइड डायनेमिक्स और हाइड्रोलिक ज्योमेट्री पर 3 पार्ट में बांट के इसका उत्तर लिखिएगा। चैनल मॉर्फोलॉजी के हाइड्रोलिक ज्योमेट्री में जब हम पढ़ रहे थे मियांडर्स, उसमें एक टर्म और है सिनुआसिटी इंडेक्स, वक्रता सूचकांक या वक्रता सूचकांक। वक्रता मतलब होता है जैसे हमारे पुराणों में अष्टावक्र मुनि थे, वो शरीर से कई जगह से टेढ़े थे
इसी तरह से कोई भी नदी जब टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहती है तो उसको टार्टुअस या सिनुअस या वक्रिल मार्ग कहा जाता है। वक्रिलता सूचकांक निकाला जाता है जो कि अनुपात है या कोएफिशिएंट है दो वैल्यू का। कौन दो वैल्यू हैं? जैसे ये नदी ए स्थान से शुरू हुई और इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते से बी स्थान पहुंची, तो ए और बी स्थान के बीच की दो दूरियां होंगी। एक तो ये होगी रियल डिस्टेंस, वास्तविक दूरी या एक्चुअल डिस्टेंस। दूसरी होगी एयर डिस्टेंस या इसको न्यूनतम दूरी कहते हैं। बस इन्हीं दोनों का अनुपात या कोएफिशिएंट ही वक्रियता सूचकांक होता है और इसको एक फार्मूला से निकाला जाता है। ऊपर रियल डिस्टेंस लिख दिया जाता है और नीचे एयर डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी। तो आप बताइए इसमें रियल डिस्टेंस ज़्यादा होगी कि एक्चुअल डिस्टेंस? निश्चित रूप से रियल डिस्टेंस अगर 2 होगी, ऊपर 2 गिनती आएगी, तो एक्चुअल डिस्टेंस 1 होगी। इसका मतलब कि 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो सिनुअसिटी 2 हो जाएगी। अर्थात एक्चुअल डिस्टेंस की 2 गुना लंबा रास्ता है, 2 गुनी सिनुअस है। और यदि यह नदी इसी एयर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही बराबर की लंबाई है, अर्थात ये एकदम सीधी है, तो जो वैल्यू ऊपर रहेगी सपोज 5 एक्चुअल डिस्टेंस, वही वैल्यू नीचे रहेगी 5 एयर डिस्टेंस। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर स्ट्रेट रिवर होगी तो उसकी सिनुअसिटी 1 होगी, लेकिन जैसे जैसे नदी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता जाएगा, जितना ही टेढ़ा होगा उसकी सिनुअसिटी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इस तरह से यह कोएफिशिएंट या रिलेशनशिप है सिनुअसिटी इंडेक्स निकालने की। और इसमें वैल्यू जितना ही ज़्यादा बढ़ती है उतना ही चांसेस बनते हैं कि नदी अपने रास्ते को सीधा करेगी और मियांडर्स बनेंगे। तो इस तरह से इस ज्योमेट्री के आधार पर हम वहाँ पर कुछ पूर्वानुमान कर सकते हैं कि नदी का रास्ता किस तरह से होगा और इसकी प्लानिंग कैसे की जाए।